और इस समय की बड़ी खबर के साथ बात पते की शुरुआत करेंगे। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने अपने बयान को लेकर सफाई दी है। प्रेमानंद महाराज पर दिए बयान पर यह सफाई रामभद्राचार्य जी द्वारा दी गई है। मैंने कोई टिप्पणी नहीं की है, ये रामभद्राचार्य जी का कहना है। प्रेमानंद मेरे बालक जैसे हैं। मैंने संस्कृत के अध्ययन पर अपनी बात कही थी। कुछ ऐसे लोगों को कहा गया है जो धर्म का चोला पहने हुए हैं। मैंने कोई टिप्पणी नहीं की। हालांकि एक पॉडकास्ट के दौरान रामभद्राचार्य जी ने जो कहा था वो सुबह से ही विवाद का मुद्दा बना हुआ था। सुन लेते हैं एक बार क्या कुछ कहा। सबसे पहले बात फैमिली पॉलिटिक्स की करेंगे। वैसे तो बिहार की सियासत में परिवारवाद पूरी तरह से हावी है। यहाँ एक कहावत काफी प्रचलित है, नेता का बेटा ही नेता बनेगा, जिसे फिर से साबित करने की अब पूरी तैयारी हो चुकी है, क्योंकि अगले 3 महीने में विधानसभा चुनाव है और इसमें 16 से ज्यादा नेता ऐसे हैं जो अपने बेटे बेटियों को पहली बार चुनाव लड़वाने की तैयारी कर चुके हैं। या यूं कहिए कि बिहार विधानसभा चुनाव में 16 नेताओं के बेटे बेटियां लॉन्च होने जा रहे हैं। इनकी राजनीति का कुल जमा निचोड़ यही है, अहित करने से भी नहीं चूकते हैं। अपने बिहार दौरे पर जो बयान प्रधानमंत्री मोदी ने दिया था, ठीक कुछ वैसी ही तस्वीर देखने को मिलने वाली है। इस बार के चुनाव में बड़े बड़े नेता अपने बेटे बेटियों को टिकट दिलाने के लिए फील्डिंग सेट कर रहे हैं। पप्पू यादव के बेटे सार्थक चुनाव लड़ सकते हैं। शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा चुनाव लड़ सकते हैं। आरजेडी सांसद जगदानंद सिंह के बेटे को मौका मिल सकता है। ऐसे में करीब 15 से 16 नेता हैं जो अपने बेटे बेटियों को चुनाव में उतारने की तैयारी कर रहे हैं। वैसे अगर बिहार की सियासत में परिवारवाद को समझे तो लालू यादव फैमिली में तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारतीय सक्रिय राजनीति में है। रामविलास फैमिली में भाई से बेटा, दामाद तक राजनेता है। जीतन राम मांझी फैमिली में बेटा संतोष सुमन, बहू दीपा मांझी राजनीति में है। यानी राजनीति अब विरासत से चल रही है, जनता के भरोसे से नहीं। लेकिन लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी यही है, यहाँ विरासत जीत हार तय नहीं करता, ये अधिकार सिर्फ वोटर के पास है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव पीडीए फॉर्मूले पर राजनीति करते हैं, जिसमें अभी तक पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का जिक्र होता रहा है। लेकिन कानपुर प्रकरण के बाद अखिलेश यादव ब्राह्मण कार्ड भी चल चुके हैं। क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव के सामने एक शख्स ने आपबीती सुनाई, जिसका नाम सत्यम त्रिवेदी बताया जा रहा है। वो अखिलेश यादव के सामने पुलिस पर गंभीर आरोप लगा रहा है। उन्होंने एक कमरे में बुलाया, सामने वाले व्यक्ति को चेयर पे बैठाला और हमको अपनी चेयर के नीचे जमीन पे बैठाल के और अपने बूट वाले जूतों से, ये आज भी हल्के हल्के दाग हैं, उन्होंने मारते हुए ब्राह्मण समाज को गाली देते हुए भद्दी भद्दी गालियां दी उन्होंने। अखिलेश यादव के सामने शख्स बार बार ब्राह्मण समाज का जिक्र कर रहा है और पुलिस इंस्पेक्टर के खिलाफ गंभीर आरोप लगा रहा है। इसके अलावा जैसे ही अखिलेश यादव ने इंसाफ की बात कही, शिकायतकर्ता फूट फूट कर रोने लगा। मामला नाली विवाद का था, लेकिन इस विवाद को सियासी रंग देने की कोशिश हो रही है। यहाँ तक कि अब जाति को लेकर भी सवाल पूछे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में मुकाबला अब सेमीफाइनल से आगे बढ़कर सीधे 2027 के फाइनल पर टिक गया है। एक तरफ बीजेपी है जो दोबारा सत्ता की राह आसान करने के लिए संगठन को धार देने में जुटी है, तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी है जो बीजेपी के किले को चुनौती देने के लिए अपनी जमीन को मजबूत कर रही है। चुनाव में जनता किसे वोट करेगी, इसे तो बता पाना या प्रेडिक्ट कर पाना मुश्किल है, लेकिन मिशन 2027 के लिए दोनों ही पार्टियां बड़ा प्लान तैयार कर रही हैं। यूपी में विधानसभा चुनाव भले ही अभी हाल में न हो, लेकिन सियासी बिसात में बड़े दांव अभी से खेले जा रहे हैं। पीडीए फॉर्मूले को आधार बनाकर अखिलेश यादव ने अपनी सियासी चाल और तेज कर दी है। इसी रणनीति के तहत महासम्मेलन किया, जिससे सामाजिक समीकरण को अपने पक्ष में साधा जा सके। पीडीए समाज के ऊपर अन्याय हुआ, हम सब लोग एक सूत्र में इसीलिए बंधे हैं, इस भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने का काम करेंगे। दूसरी ओर बीजेपी भी पीछे हटने को तैयार नहीं। ऐसे में उसका पूरा फोकस संगठन को आक्रामक बनाने पर है। हर शक्ति केंद्र और हर बूथ पर अब एक पैरेलल टीम तैयार होगी। इन टीमों की अगुवाई संयोजक करेंगे, जिसमें करीब 100 से लेकर 200 कार्यकर्ता लगातार जुड़े रहेंगे। इनका काम होगा हर आयोजन और अभियान को जमीन पर उतारना। ऐसे में दोनों पार्टियों की तैयारी बता रही है कि प्रदेश में अगला बड़ा इम्तिहान तय है और तस्वीर साफ है कि 2027 का असली इम्तिहान योगी बनाम अखिलेश होगा। अंतरिक्ष की 18 दिवसीय यात्रा से लौटने के बाद ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला पहली बार लखनऊ पहुंचे। हजारों की संख्या में पहुंचे लोगों ने हाथों में तिरंगा लिए उनका जोरदार स्वागत किया। शुभांशु ने परिवार के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की।
और इस दौरान ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की पत्नी कामना और बेटा कियाश भी मौजूद रहा। सीएम योगी ने आवास पर शुभांशु का गुलदस्ते के साथ स्वागत किया। शुभांशु ने सीएम योगी को कुछ खास चीजें भी भेंट की। हम लोग एक स्कॉलरशिप ग्रुप कैप्टन सुधांशु शुक्ला के लिए ही जारी करेंगे, जो उन छात्रों के लिए हम जारी करेंगे जो छात्र स्पेस टेक्नोलॉजी में अपना उच्च अध्ययन अर्जित करना चाहते हैं। इसके पहले जब शुभांशु अपने गृह जिले पहुंचे तो एयरपोर्ट पर उनका शानदार स्वागत हुआ। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इसकी अगुवानी की। इस दौरान बैंड की धुनें गूंज रही थी। खुली बस में शुभांशु का काफिला लखनऊ के चौराहों से होकर गुजरा, जहां स्थानीय लोगों ने फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। भारत मां के जयकारे भी गूंजे। उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक आज श्रद्धा और भक्ति का माहौल है। देश भर में वराह जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। भगवान विष्णु के तीसरे अवतार को समर्पित ये पर्व न सिर्फ धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि इसमें सांस्कृतिक और दार्शनिक संदेश भी छिपा है। लेकिन इस जयंती पर सियासी बयानबाजी भी अब तेज हो गई है। महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे के ऐलान के बाद सियासी घमासान शुरू हो चुका है। इस बीच इस मुद्दे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी एंट्री हो गई है, क्योंकि महाराष्ट्र में एक गुट जयंती के पक्ष में है तो उद्धव गुट नितेश राणे के विरोध में है। इस बीच सीएम योगी ने देशवासियों को हार्दिक बधाई दी। उन्होंने लिखा, भगवान श्री वराह की पावन जयंती पर सभी श्रद्धालुओं को हार्दिक बधाई। श्री हरि विष्णु का ये अवतार धर्म, न्याय और सृष्टि संतुलन का प्रतीक है। जय श्री वराह देव। लेकिन इससे इतर महाराष्ट्र में वराह जयंती की लड़ाई सड़कों पर आ चुकी है। उद्धव गुट के कार्यकर्ता नितेश राणे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगे। लोग तैर के घर पे गए, उसके बारे में बात करो ना। कोई वराह नहीं आया था उनको बचाने के लिए। हमारे बच्चे अगर हमारे भगवान, हमारी संस्कृति, हमारे सनातन धर्मों के बारे में नहीं पढ़ेंगे तो फिर क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश में सिखाना है हमको? तो एक तरफ भक्ति और आस्था का उत्सव, दूसरी तरफ राजनीतिक बयानबाजी। महाराष्ट्र के कुछ सियासी दल वराह जयंती के खिलाफ नितेश राणे को निशाने पर ले रहे हैं, तो यूपी के मुख्यमंत्री वराह जयंती को भारतीय संस्कृति की पहचान बता रहे हैं। इधर मुजफ्फरनगर के स्वामी यशवीर महाराज फिर से चर्चा में है। इस बार वराह जयंती पर वो खास अभियान चला रहे हैं और घर घर भगवान वराह की तस्वीर भी बांट रहे हैं। सड़कों पर भक्ति की गूंज है। ढोल नगाड़ों के साथ यात्रा निकाली जा रही है और धर्म का संदेश पहुंचा रहे हैं। स्वामी यशवीर महाराज खुद लोगों के दरवाजे खटखटा रहे हैं और घर घर जाकर भगवान वराह की तस्वीरें बांट रहे हैं। साथ समाज में खास मैसेज भी पहुंचा रहे हैं। भगवान वराह को लोग भूल चुके थे। आज हमारी आवाज उठाने से पूरे भारत में जागृति हो गई और सब जगह भगवान वराह की जयंती मनाई जा रही है। इस मौके पर मुजफ्फरनगर में श्रद्धालु भगवान विष्णु के वराह अवतार की पूजा अर्चना कर रहे हैं। भगवान वराह जी की जो तस्वीर है, इन्होंने इसी रूप में आके इस पृथ्वी को बचाया और इसकी रक्षा करी और दोषियों का विनाश करो। वराह जयंती पर भक्ति और आस्था का ऐसा संगम कम ही देखने को मिलता है। स्वामी यशवीर महाराज ने जो पहल की है उसे उत्तर प्रदेश में काफी समर्थन मिल रहा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने आरोपी राजेश के दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे पूछताछ में पता चला है कि मुख्यमंत्री पर चाकू से हमला करने की प्लानिंग थी, लेकिन सुरक्षा कर्मियों की सतर्कता को देखते हुए आरोपी ने सिविल लाइन इलाके में ही ये चाकू फेंक दिया था। और अब सुरक्षा एजेंसियां उस चाकू की तलाश में जुट गई है। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी राजेश के दोस्त तहसीन सैयद को राजकोट से गिरफ्तार किया है और उसे पूछताछ के लिए दिल्ली लाया गया है, जिसमें उसने चौंकाने वाला खुलासा किया है। सूत्रों के मुताबिक हमले से पहले राजेश लगातार तहसीन के संपर्क में था और उसी ने राजेश की मदद के लिए पैसे भी भिजवाए थे और राजेश ने तहसीन से कहा था कि कुछ बड़ा करना होगा। राजेश ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर से चाकू लिया। वो सीएम पर हमले के लिए चाकू लेकर भी आया था, लेकिन चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था देखने के बाद उसने चाकू सीएम आवास के आसपास के इलाके में फेंक दिया। पुलिस इलाके की छानबीन कर रही है। वहीं सीएम की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी बड़ा बदलाव किया गया है। मुख्यमंत्री की पूरी सुरक्षा का जिम्मा अब फिर से दिल्ली पुलिस को सौंप दिया गया है। राहुल गांधी ने अभी तक शादी क्यों नहीं की, या राहुल गांधी कब शादी करेंगे, ये सवाल अक्सर राहुल गांधी से पूछा जाता है और जिसे वो अक्सर टाल जाते हैं। लेकिन अब लगता है कि राहुल गांधी शादी करने के लिए तैयार हैं। बस शर्त एक ही है, चिराग पासवान भी अगर शादी कर ले। जैसे भी चलता है चक्कर चलाओ, मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ। तो क्या सच में राहुल गांधी शादी की तैयारी में है और उनकी शादी की बातचीत चल रही है? नहीं चल रही है केस। राहुल की माने तो इसकी जिम्मेदारी लालू यादव को दी गई है। वो तो पापा कब से कह रहे हैं।
नहीं चल रही है इनके फादर के साथ। इस दौरान राहुल गांधी पहले की तरह नहीं बल्कि शर्माते और खुलकर मुस्कुराते नजर आए। बिहार में जारी वोट अधिकार यात्रा में राहुल की शादी का सवाल आया तो तेजस्वी ने मोर्चा संभाल लिया और शर्त रख दी कि पहले चिराग पासवान कर लें। चिराग पासवान से अगर आप सवाल जो पूछ रहे हैं, हम इस पे कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन उनको सलाह जरूर देंगे। हमारे बड़े भाई जल्द से जल्द शादी कर लें। जिस पर राहुल गांधी ने तपाक से जवाब दिया कि ये सवाल तो उन पर भी बनता है, मेरे लिए भी एप्लीकेबल है। जिसके बाद तेजस्वी और राहुल हाथ मिलाते हैं और दोनों ही खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। दुनिया का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन है? जाहिर सी बात है आपका जवाब नील आर्मस्ट्रांग ही होगा, लेकिन बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर के मुताबिक पहले अंतरिक्ष यात्री हनुमान जी थे और अब वो ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए हैं अपने इसी बयान को लेकर। वैसे अनुराग ठाकुर ने बोला क्या था, पहले ये सुन लेते हैं। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहला कौन? मुझे तो लगता है हनुमान जी थे। दरअसल अनुराग ठाकुर अपने गृह राज्य के ऊना में एक स्कूल के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे, जहां बच्चों को संबोधित करते हुए भारत की परंपरा, आध्यात्म और संस्कृति पर चर्चा करने लगे और इसी दौरान उन्होंने हनुमान जी को पहला अंतरिक्ष यात्री बता डाला। मुझे तो लगता है हनुमान जी थे। अनुराग ठाकुर ने भले ही बच्चों से हल्के फुल्के अंदाज में ये सवाल पूछा और उसका जवाब दिया, लेकिन वो विरोधियों के निशाने पर आ गए हैं। दिल्ली की लाइफलाइन बन चुकी मेट्रो का सफर महंगा हो गया है। करीब 8 साल बाद डीएमआरसी ने किराए में ये बढ़ोतरी की है। किराए संशोधन के बाद दिल्ली मेट्रो का न्यूनतम किराया अब 11 रुपए होगा, जबकि अधिकतम 64 रुपए होगा। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, दिल्ली मेट्रो ने अपना किराया बढ़ा दिया है। डीएमआरसी के नए नियमों के अनुसार सामान्य मेट्रो रूट पर किराए में 1 से 4 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है, जबकि एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर यह बढ़ोतरी 1 रुपए से 5 रुपए के बीच है। मेट्रो के इस फैसले ने यात्रियों की चिंता बढ़ा दी है, लेकिन उनके पास दूसरा विकल्प भी तो नहीं है। नहीं यार, गलत है तो रेट बढ़ना, तो हमारा 40 रुपए लगता है, अगर उससे ज्यादा बढ़ेगा तो फिर ये तो दिक्कत होगी हम लोग को। मेट्रो का जो किराया बढ़ा है इससे भारी नुकसान पहुंचेगा, जो गरीब लोग तबके के लोग हैं उसका सारा भारी से भारी सामना करना पड़ेगा। अपना फायदा देख रहे हैं, गरीब आदमी का कोई फायदा नहीं है। किराए में बढ़ोतरी के पीछे मेट्रो का तर्क है कि मेट्रो फेज 4 पूरा होने के अंतिम चरण में है, इसके बाद रखरखाव का खर्च बढ़ेगा। नए किराए के स्लैब के मुताबिक सामान्य दिनों में 0 से 2 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए 10 रुपए की जगह अब 11 रुपए, 2 से 5 किलोमीटर के लिए 20 रुपए की जगह अब 21 रुपए और 5 से 12 किलोमीटर की दूरी के लिए 30 रुपए की जगह अब 32 रुपए देने होंगे। इसी तरह 12 से 21 किलोमीटर की यात्रा पर 40 की जगह 43 रुपए, 21 से 32 किलोमीटर के लिए 50 की जगह 54 रुपए और 32 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा के लिए 60 की जगह अब 64 रुपए देने होंगे। इसी तरह नेशनल हॉलीडे और संडे पर 5 किलोमीटर तक लगने वाले किराए को 10 की जगह 11 रुपए, 5 से 12 किलोमीटर पर लगने वाले किराए को 20 की जगह 21 रुपए और 15 से 21 किलोमीटर के लिए 30 की जगह 32 रुपए, 21 से 32 किलोमीटर के लिए 40 रुपए की जगह अब 43 रुपए और उससे ऊपर के लिए लगने वाले किराए को 50 रुपए की जगह 54 रुपए कर दिया गया है। धर्मांतरण के खेल पर यूपी पुलिस लगातार एक्शन ले रही है और इस बार कार्रवाई 2 स्थानों पर की गई है। आरोप है कि चंगाई सभा की आड़ में धर्मांतरण कराया जा रहा था। पुलिस ने जब छापेमारी की तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। ये तस्वीरें योगी फोर्स के ताबड़तोड़ एक्शन का है और उन शातिरों पर शिकंजा है जो भोले भाले लोगों को फंसाकर धर्मांतरण की साजिश रचते थे। हिंदू संगठनों की शिकायत पर पुलिस ने बिना देरी किए रेड की और अब वो शातिर पकड़े गए जो इस खेल में शामिल थे। बात मऊ की करेंगे, जहां मासूम लोगों की आस्था से खिलवाड़ की साजिश रची जा रही थी, लेकिन खेल ज्यादा देर तक नहीं चला। योगी फोर्स ने पूरी तैयारी के साथ मौके पर दबिश दी। आयोजक धर्मांतरण का षड्यंत्र रच रहे थे। पुलिस ने सबको रंगे हाथ पकड़ लिया। कुछ इस तरह की कार्रवाई बदायूं में की गई। दावा किया जा रहा है कि यहाँ भी धर्मांतरण का वही तरीका अपनाया, लेकिन योगी फोर्स ने तुरंत कार्रवाई की और धर्मांतरण के खिलाड़ी गिरफ्त में आ गए। यानी आस्था के खिलाफ खेल रचने वालों पर अब कानून का डंडे के साथ साथ योगी फोर्स का शिकंजा कस चुका है। देश की बढ़ती जनसंख्या को लेकर अक्सर बहस होती है और इसे नियंत्रित करने के लिए कानून बनाने की मांग एक बार फिर जोर पकड़ रही है। वाराणसी में विश्व हिंदू रक्षा परिषद का आरोप है कि मुस्लिम समुदाय ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा कर इस स्थिति को विस्फोटक बनाने में जुटा है और इसी के खिलाफ संगठन ने वाराणसी की सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया।
संगठन के सदस्यों ने सरकार से इस कानून को जल्द से जल्द बनाने की मांग की। हाथों में तख्ती लिए और जय श्री राम के नारे लगाते हुए इस मार्च की अगुवाई परिषद के अध्यक्ष गोपाल राय कर रहे थे। तत्काल जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जाए, नहीं तो आज आने वाले 12 साल के बाद यहाँ इस्लामी राष्ट्र हो जाएगा, कोई बचा नहीं पाएगा इस्लामी राष्ट्र को। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूरी है। परिषद का दावा है कि आने वाले 10 से 15 सालों में मुस्लिम समाज की जनसंख्या जबरदस्त तरीके से बढ़ जाएगी, जिसके बाद इस्लामिक राष्ट्र की मांग जोर पकड़ेगी। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और उन्हें आप लिफ्ट में अकेले जाने देते हैं तो फिर आपको सावधान हो जाना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो उनके साथ कोई हादसा हो जाए, क्योंकि गुजरात के नवसारी में एक मासूम के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। वीडियो दिल दहला देने वाला है और आपको सतर्क भी कर रहा। परिवार को क्या पता था कि जरा सी लापरवाही उनके बेटे का कारण बन जाएगी। देखिए कैसे बच्चा इस लिफ्ट में फंसा हुआ है। पास में मौजूद लोग उसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी कामयाबी नहीं मिली, जिसके बाद कटर मशीन से लिफ्ट को काटकर बच्चे को बाहर निकाला गया और घर वाले उसे लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लिफ्ट में फंसने से उसकी जान चली गई और घर वाले चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए। ऐसे हादसे किसी के भी साथ हो सकते हैं, इसीलिए अब से सतर्क रहिए और बच्चों को लिफ्ट में कभी अकेला मत भेजिए, क्योंकि जरा सी लापरवाही जिंदगी भर का पछतावा बन सकती है। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में शिक्षा अधिकारी के दफ्तर का हाल काजल की कोठरी जैसा है। जो भी इस दफ्तर के अंदर जाता है भ्रष्टाचार का कलंक लग ही जाता है। अब हालात ऐसे पहुंच गए हैं कि कोई भी अधिकारी यहां चार्ज ही नहीं लेना चाहता, क्योंकि उसे डर है कि अगर वो इस कुर्सी पर बैठा तो उसकी नौकरी तो जाएगी ही, कहीं उसे जेल भी ना जाना पड़ जाए। उसके पीछे की वजह इस पद पर बैठने वाले अधिकारियों का रिकॉर्ड, जो किसी भी अधिकारी को डरा रहा है। जगह है अलीराजपुर जिले के उदयगढ़ विकासखंड का शिक्षा कार्यालय। पिछले 5 साल में इस कुर्सी में बैठने वाले 10 बीओ निलंबित हो चुके हैं और 7 अधिकारियों पर FIR दर्ज है। शिक्षक लोग जो हैं उन लोग कई बार डरते भी हैं, क्योंकि वो DDO का चार्ज जो थोड़ा सा टेक्निकल चार्ज होता है, तो वो मोरी जी ने अपनी सहमति दी है, हमने उन्हें पोस्ट भी किया है, वो शायद ज्वाइन करेंगे। क्योंकि इस कुर्सी में भ्रष्टाचार का दीमक लगा है। इस कार्यालय में पिछले 5 साल में 22 करोड़ रुपए की हेराफेरी के आरोप हैं। ऐसे में इस दफ्तर से बेदाग निकलना बड़ी चुनौती है। इस दफ्तर में जो भी अफसर बनकर आता है वो फिर अपराधी बनकर ही निकलता है। ऐसे सभी अधिकारी BEO का चार्ज लेने से कतरा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बदायूं में एक बार फिर अगड़ा पिछड़ा वाली मानसिकता देखने को मिली है, जहां दबंगों ने पिछड़े परिवारों का रास्ता बंद कर दिया और रास्ते पर दीवार खड़ी कर दी। जैसे दीवार के दूसरी तरफ कोई दूसरा देश हो, जिसके बाद दोनों पक्षों में जमकर विवाद हुआ, क्योंकि इसकी वजह से कई दलित परिवार दीवार के दूसरी तरफ कैद हो गए। उनके आने जाने का रास्ता बंद हो गया, जिसके बाद दलित परिवार की महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया। वो दीवार पर चढ़ गईं। पुलिस की मौजूदगी में ही दोनों पक्षों के बीच खूब बहस हुई। पुलिस ने भी काफी समझाने की बात की, जिस पर दीवार बनाने वाला पक्ष जमीन की मापी पर अड़ गया। दोनों पक्षों के बीच तनाव चरम पर है, लिहाजा बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई। साथ ही पुलिस आपसी सहमति बनाने में जुटी है। और इस समय की एक बड़ी खबर आपको बता दें, समाजवादी पार्टी में बड़ा फेरबदल हुआ है। अखिलेश यादव ने ये बड़ा एक्शन लिया है। सभी जिला प्रभारियों को उनके पद से हटा दिया गया है। विधानसभा प्रभारियों को भी हटा दिया गया है। 2027 के चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने ये बड़ा दांव चला है। अब ये दांव सीधा पड़ेगा या उल्टा पड़ेगा ये तो समय बताएगा, लेकिन सभी जिला प्रभारियों को पद से हटा दिया गया है। विधानसभा प्रभारियों को भी उनके पद से हटाया गया है। अखिलेश यादव ने ये बड़ा फैसला लिया है। बेटियों की सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस के जबरदस्त एक्शन की वजह से ग्रेटर नोएडा के निक्की हत्याकांड के सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में भी आ चुके हैं। अब दहेज के लिए निक्की को जलाने वाले जल्लाद परिवार के हिसाब की बारी है। आरोपी पति को तो पुलिस ने इसका ट्रेलर दिखा भी दिया है। अब निष्ठुर सास दयावती, हैवान ससुर सतबीर और जालिम जेठ रोहित पुलिस की हिरासत से फरार हो रहे आरोपी पति विपिन को तो पुलिस ने दिन में तारे दिखा ही दिए थे।
बहू की मौत पर उफ तक न करने वाली सास बुर्का पहनकर घायल बेटे से मिलने पहुंची थी, लेकिन पुलिस की आंखों में धूल न झोंक सकी। इसके बाद देर शाम हत्याकांड में शामिल रोहित को भी गिरफ्तार कर लिया। आज ससुर सतवीर भी पकड़ा गया। इनकी गिरफ्तारी के बाद निक्की के परिजन इनके लिए मौत की सजा की मांग कर रहे हैं। ऐसे दरिंदे को फांसी होनी चाहिए। इस बीच हत्याकांड से जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें विपिन वारदात को अंजाम देने के बाद घर के बाहर निकलकर लोगों से मदद मांग रहा है। लेकिन आग लगाने का वीडियो और निक्की की बहन और बेटे की मौजूदगी ने विपिन के सच को झूठ में नहीं बदलने दिया। निक्की मर्डर केस में भले ही विपिन समेत सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया हो और कानूनी कार्रवाई की तैयारी की हो, वहीं दूसरी तरफ विपिन के पड़ोसी इस पूरे मामले में निक्की की बड़ी बहन कंचन को संदिग्ध मान रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि बच्चा वही बोल रहा है जो कंचन उसे सिखा रही है। गांव वालों का दावा है कि जिस वक्त ये घटना घटी उस वक्त विपिन घर में मौजूद ही नहीं था। विपिन अपने घर के बाहर था, अपनी गाड़ी धो रहा था और जिस बच्चे पे बुलवाया जा रहा है कि कुछ ऊपर डाल करके लाइटर से आग लगा दी, वो बच्चा और उससे भी 2 बच्चे और अलग, वो भी साथ में थे विपिन के। पड़ोस के लोगों के मुताबिक ये मामला दहेज का है ही नहीं, क्योंकि शादी के 9 से ज्यादा साल हो चुके थे। 9 साल से दहेज मांग रहे वे, दहेज मांगते तो साल 6 महीने मांगते ना। इस पूरे मामले में एक रील वाली थ्योरी भी सामने आ रही है, जो अक्सर कलह की वजह बनता था। ये पार्लर पर काम करेंगे और कहाँ करेंगे? हाँ, पार्लर करेंगे। वीडियो बनाते थे, बता रहे। हाँ, वीडियो बना रही तब के लड़का तो रुके नहीं, बात नहीं हुई सारी। जब लड़का उन्हें रोके तो रुके क्यों नहीं? यहाँ से इनकी लड़ाई करने तो लड़का की बात क्यों न मानी मनने? तो क्या रील बनाना गुनाह है? एक पल के लिए मान भी लें ये कलह की वजह होता होगा, तो फिर शादी के बावजूद विपिन के दूसरी लड़कियों के साथ संबंध पर उसके पड़ोसी चुप क्यों हैं? ग्रेटर नोएडा की निक्की की चीखें अभी थमी भी नहीं है कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर से दहेज प्रताड़ना का एक मामला सामने आया है, जहां ससुराल वालों ने दहेज के लिए बहू को बेइंतहा यातना देने के बाद जहर देकर मारने की कोशिश की, जिसके गवाही दे रहे हैं चोटों के ये निशान। साल 2024 में भिंड से ब्याह कर ग्वालियर आई सोनाली ससुराल में हो रहे हर जुल्म सहती रही। बिन ने इतनी प्रताड़ित बिटिया करी कि वो मतलब जलाई सुद्धा है। हाँ, चिमटा सो या रोड सो दागी है, तो वहाँ ने भाई बेटिया ने हमको फ़ोन नहीं किया और लोगों को फ़ोन किया कि ये स्थिति है, क्योंकि हम साहब हार्ट के मरीज हैं। दहेज में मिले 15 लाख नकद के साथ ही लाखों के सामान भी मेहगांव के शर्मा परिवार को कम लगने लगे। शादी के बाद भी डिमांड जारी रही। मारपीट से बात नहीं बनी तो एक दिन कोल्ड ड्रिंक में जहर डालकर पिला दिया गया। सोनाली की हालत इतनी बिगड़ी कि उसे दिल्ली लाना पड़ा, जहां वो आईसीयू में भर्ती है। इस बीच सोनाली के परिजनों ने आरोपी ससुराल वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है और अब सोनाली की आंख खुलने के साथ ही पुलिस के एक्शन का इंतजार कर रहे हैं। तेलंगाना के हैदराबाद से मर्डर की एक खौफनाक वारदात सामने आई है, जहां घर की कलह का अंजाम इतना खतरनाक था कि सुनने वालों की रूह कांप जाए। बेरहम पति ने अपनी प्रेग्नेंट पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। पहले कातिल पति ने पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी और इसके बाद दरिंदगी के साथ उसके शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसे थैलियों में पैक कर नदी में फेंक दिया। और जिसने भी इस हत्याकांड के बारे में सुना उसका दिल दहल गया। क्यों? आरोपी ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। पुलिस के मुताबिक वो पत्नी के व्यवहार से नाराज था। बीते शनिवार की शाम पहले तो आरोपी ने पत्नी का गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद शव को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड का इस्तेमाल किया। सिर, हाथ और पैर काटकर प्लास्टिक की थैलियों में पैक किया और पास बह रही मूसी नदी फेंक आया। आरोपी 3 बार नदी गया और शरीर के अलग अलग हिस्सों को वहां फेंका। इसके बाद पत्नी के शव का धड़ उसने कमरे में ही छिपा कर रख दिया और पत्नी के लापता होने की झूठी कहानी बनाने लगा। पत्नी की बहन को शक हुआ तो उसने पुलिस को सूचना दी। जब कढ़ाई से पूछताछ की गई तब उसने मर्डर की बात कबूली। आरोपी और मृतका विकाराबाद जिले के रहने वाले थे। दोनों ने जनवरी 2024 में प्रेम विवाह किया था। पत्नी मार्च में प्रेग्नेंट हुई थी, लेकिन घरेलू कलह ने उसकी जान ले ली। राजस्थान में आसमानी आफत से हाहाकार मचा हुआ है। भीषण बारिश के बाद प्रदेश के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। कई शहर, गांव और कस्बों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। मौसम विभाग ने 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। लगातार हो रही बारिश से राजस्थान के कई जिलों में जल कर्फ्यू लगा है। सड़कें हो, घर हो, हर जगह सैलाब का कब्जा है। कई जिलों में लगातार बारिश का सिलसिला भी जारी है। सामने देखो भाई साहब,
और भारी बारिश से राज्य के क्या हालात हैं, उसकी गवाही ये 8 तस्वीरें दे रही हैं। कैसे राजस्थान में जल प्रलय ने सब तबाह कर दिया है, कहीं घर गिर रहे हैं तो कहीं बुलडोजर सैलाब में डूबा है। झमाझम बारिश की वजह से सड़कें, गलियां सब तालाब बन गए हैं। रिहायशी इलाकों में पानी भरने की वजह से आमजन को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीर नागौर जिले की है। लगातार हो रही बारिश से घरों की नींव कमजोर हो रही है और मकान ताश के पत्तों की तरह बिखर रहे हैं। देखिए, चंद सेकंड में पूरा मकान भरभराकर गिर गया। वहीं बूंदी जिले में लगातार हो रही बारिश से सड़कें समंदर बन गई हैं। देखिए कैसे ये बुलडोजर सैलाब में समा गया, फिर कड़ी मशक्कत के बाद इसे बाहर निकाला गया। राजस्थान के 19 जिलों में स्कूलें बंद कर दी गई हैं। वहीं सैलाब से अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान में हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। सवाई माधोपुर में नदी और नाले उफान पर हैं और ऐसे में एक कार भी इस तेज बहाव में बहती नजर आई। बड़ी मुश्किल से इस कार सवार की लोगों ने जान बचाई। नहीं तो हादसा बड़ा हो जाता, क्योंकि लगातार हो रही बारिश से सवाई माधोपुर जिले का बुरा हाल है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे बीच सड़क पर सैलाब ही सैलाब है और एक कार इसी सैलाब के बीच फंसी है। तेज बहाव में बहती जा रही है। वहां मौजूद लोगों ने इस कार को बहते हुए देख लिया और धक्का देकर उसे पानी के बीच से निकालने का प्रयास कर रहे हैं। बरसात से बिंजारी गांव के रास्ते डूब गए और ये कार सवार सैलाब के बीच ही रास्ता पार कर रहा था, तभी कार बह गई। छोटी नली में आज एक कार बह गई बेचारे की और ट्रैक्टर के द्वारा निकाला जा रहा है खींच के। गांव वालों ने ट्रैक्टर के सहारे इस कार को बाहर निकाला और कार में सवार लोगों की जान बचाई। भारी बारिश के बाद मोरेल नदी उफान पर है, जिससे रास्तों में सैलाबी ब्रेक लग गया है। राजस्थान के पाली जिले में सैलाब का कहर जारी है। नदियां उफान पर हैं, जिससे पुलों के ऊपर से पानी बह रहा है। ऐसे में एक जीप चालक की लापरवाही भारी पड़ गई। बड़ी मशक्कत के बाद इस जीप में सवार लोगों को बचाया जा सका। नहीं तो बड़ा हादसा हो जाता, क्योंकि पुल पर पानी का तेज बहाव था। जीप चालक उफान के बीच पुल पार करने की कोशिश कर रहा था। फिर क्या, जीप बह गई और सैलाब के बीच जिंदगी बचाने की जंग चलने लगी। देखिए कैसे रस्सियों के सहारे लोग कार में मौजूद लोगों को बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन बहाव इतना तेज है कि रेस्क्यू में काफी मुश्किलें आ रही हैं। पुलिस वाले ग्रामीणों के साथ मिलकर रेस्क्यू को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन बहाव इतना तेज था कि लोगों को निकालने में काफी दिक्कत आई। ये तस्वीर पाली जिले के सुमेरपुर की है। काफी मशक्कत के बाद लोगों ने कार में सवार महिला और पुरुष को सकुशल बचा लिया, लेकिन ये लापरवाही जान पर भारी पड़ सकती थी। राजस्थान में एक तरफ जहां सैलाब से त्राहिमाम मचा है, कई शहर और गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, तो वहीं कुछ लोग सैलाब के बीच खुशी मनाते हुए दिख रहे हैं। घर बार सब डूब चुका है, लेकिन रेगिस्तानी राज्य में गुई भीषण बरसात से कुछ चेहरों पर खुशी दिख रही है। तो सुना आपने, इन महिलाओं के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी है। सैलाब में कमर तक डूबी है और राजस्थानी गीतों को गुनगुना रही हैं। लगता है भगवान ने इनकी मुराद सुन ली हो। सैलाब के बीच महिलाओं के गाना गाने का ये वीडियो राजस्थान के सवाई माधोपुर का है। देखिए, इन महिलाओं के पीछे बाढ़ की विभीषिका दिख रही है। घरों में बाढ़ का पानी भरा है, कमर तक पानी में खुद डूबी हुई है, लेकिन बाढ़ के बीच भी जश्न जारी है। एक तरफ पूरा जिला बाढ़ की चपेट में है, सड़कें, घर-बार सब डूब चुका है, लेकिन सैलाब के बीच इन महिलाओं का जश्न सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। राजस्थान में भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। माही नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और इसी वजह से बांसवाड़ा जिले का ऐतिहासिक संगमेश्वर मंदिर जलमग्न हो गया है। मंदिर में फंसे श्रद्धालु जान बचाने के लिए मंदिर के ऊपरी हिस्से पर चढ़ गए। हालात बेहद चिंताजनक बने हुए हैं। तेज बारिश के बाद नदी का बहाव इतना तेज हो गया कि संगमेश्वर महादेव मंदिर पानी में आधा डूब गया। मंदिर में पूजा के लिए आए कई लोग अचानक बढ़े पानी में फंस गए। जैसे जैसे जलस्तर बढ़ता गया, लोगों ने जान बचाने के लिए मंदिर की ऊपरी मंजिल और छत का सहारा लिया। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। जानकारी के मुताबिक फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए प्रशासन की टीम ने मोर्चा संभाला और कुछ देर बाद सभी को बाहर निकाला गया।
राजस्थान में भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। कई निचले इलाकों में पानी भी भर चुका है और प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। बाढ़ बारिश के दौरान हमेशा सतर्क होकर यात्रा करनी चाहिए, लेकिन स्टंटबाज युवाओं की फौज को भला आखिर ये कौन समझाए। परिवार और समाज तो छोड़िए, प्रशासन की अपील भी उन्हें बेकार लगती है। छपरा से एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां युवक की बाइक बाढ़ के पानी में बह गई। लोगों के मना करने के बावजूद युवक अपनी बहादुरी दिखाने में लगा था और जान जोखिम में डालकर पुल पार करने लगा, जबकि लगातार हो रही बारिश की वजह से यहाँ की स्थानीय जामनेर नदी उफान पर है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यहाँ पुल के कई फुट ऊपर तक पानी बह रहा है और पानी का बहाव भी काफी तेज है। लेकिन इसी बहाव के बीच एक बाइक प्रेमी अपनी ड्राइविंग और बाइक पर भरोसा करके पुल पार करने लगता है। दूसरी ओर मौजूद लोग उसे मना भी करने लगते हैं, लेकिन वो उन्हें अनसुना करके अपनी रफ्तार को बढ़ा देता है। आधी दूरी तक का सफर वो आसानी से पूरा कर लेता है, लेकिन फिर वो असंतुलित होकर रेलिंग में फंस जाता है। खतरा देख एक शख्स उसे पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है, लेकिन बाइक पानी में बह जाती है। 3 दिन पहले चमोली के थराली में बादल फटने से जबरदस्त तबाही आई थी। कई मकान मलबे में दब गए थे, कई लोग लापता हो गए थे। अब जो तस्वीर थराली से सामने आई है वो खौफनाक मंजर की गवाही भी दे रही है। ये तस्वीर उस विनाशकारी घटना की है जो शुक्रवार की रात थराली में घटी थी। नदी किनारे बसा ये गांव पूरी तरह बर्बाद हो गया। घर मकान सब एक झटके में तिनकों की तरह बह गए और जो कुछ बचा वो इस ड्रोन व्यू में साफ देखा जा सकता है। 3 दिन बाद भी यहाँ रेस्क्यू और बचाव कार्य चल रहा है। गांव से मलबों को हटाया जा रहा है, बुलडोजर की मदद ली जा रही है और एनडीआरएफ के साथ एसडीआरएफ की टीम दिन रात काम कर रही है। ड्रोन से लिए गए इस हाई एंगल विजुअल में आप देख सकते हैं, घर, मकान, दुकान, हर जगह मलबा ही मलबा है। सड़कें टूट चुकी है, गाँव में जाने का रास्ता बंद हो चुका है, जिसे फिर से बहाल करने की कोशिश की जा रही है। इस तबाही ने लोगों की जिंदगी को झकझोर कर रख दिया है। प्रभावितों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया गया है और फिर से निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है, ताकि जो जख्म यहाँ के लोगों ने उस रात झेले उससे उन्हें राहत दी जा सके। देश के पहाड़ी राज्यों में प्राकृतिक आपदाओं का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। बाढ़ बारिश के बीच बादल फटने की घटनाओं का कई बार सामना कर चुके इन राज्यों में अब लैंडस्लाइड की घटनाएं भी लगातार सामने आ रही हैं, क्योंकि बारिश के बाद पहाड़ की ऊपरी सतह कई स्थानों पर ढीली पड़ जाती है। ऐसा ही हुआ गंगोत्री हाईवे पर भटवारी में, जहां अचानक पहाड़ों से मिट्टी और पत्थर का मलबा गिरने लगा और रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया। गनीमत ये रही कि मिट्टी और धूल उड़ता देख वहां से गुजरने वाले लोग पहले से ही सतर्क हो गए, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश में भी ऐसे हादसों का दौर जारी है। चंबा में हुए ऐसे ही एक हादसे की तस्वीर सामने आई है, जहां एक बाइक सवार बाल बाल बचा है। सीसीटीवी में कैद इस तस्वीर में एक क्रेन नजर आ रही है, जो सड़क की एक तरफ खड़ी है, दूसरी तरफ पहाड़ है। इसी बीच एक बाइक सवार वहां से गुजरता है और उसके गुजरते ही मलबे रास्ते पर पहुंच जाता है। यदि बाइक सवार 1 सेकंड भी पीछे रह जाता तो उसका लैंडस्लाइड की चपेट में आना तय था। हिमाचल प्रदेश में प्रकृति इस बार कहर बनकर टूटी है। आसमान से बरसती आफत, पहाड़ों से गिरते पत्थर और जमींदोज होती जिंदगियां। कुछ ऐसी ही तस्वीरें कांगड़ा से भी हमें मिली हैं, जहां बारिश और लैंडस्लाइड के चलते एक इमारत देखते ही देखते जमींदोज हो गई। जिस वक्त यह हादसा हुआ, कुछ लोग इस मंजर को अपने कैमरे में कैद कर रहे थे। वीडियो में सुनाई दे रहा है, इमारत की नींव उखड़ने पर लोग हैरानी जता रहे हैं। कांगड़ा में तेज बारिश के बाद कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ, जिससे सड़कें पूरी तरह बंद हो गईं, तो अब पलक झपकते ही मकान भी जमींदोज हो रहे हैं। कांगड़ा में कुदरत का कहर जारी है। आसमान से आफत थमने का नाम ही नहीं ले रही और जमीन पर तबाही की तस्वीरें डराने वाली हैं। अगले कुछ घंटों तक और भी अलर्ट रहने की जरूरत है। बारिश के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है, लेकिन कुछ लोग हैं कि लापरवाही करने से बाज नहीं आ रहे और अपनी जान को खतरे में डाल दे रहे हैं। और ऐसी ही तस्वीरें कुछ पंजाब के मोहाली में जीप चला रहे एक शख्स की भी सामने आई हैं। गई। जैसा आप देख सकते हैं, तेज बहाव और पानी का उफान, लोग खड़े खड़े चेतावनी दे रहे थे। ओ हट जानी गड्डी यार। लेकिन ड्राइवर साहब के कान पर जू तक नहीं रेंगी। शायद सोचा जीप है बॉस, सब पार कर जाएगी। देखिए, कार में केवल ड्राइवर ही नहीं बल्कि बगल वाली सीट पर भी उसका साथी बैठा हुआ है। वहाँ एक शख्स पीछे सवार है। थोड़ा चलने के बाद ही बहाव ने ऐसा जकड़ लिया कि गाड़ी खरगोश की तरह डगमगाने लगी। फिर देखते ही देखते बैलेंस बिगड़ा और एक पल में ही डूबते सूरज की तरह पानी में समा गई। लोग चिल्लाते रहे। गई। अक्सर कहा जाता है कि जहां समझदारी काम नहीं आती, वहां बहाव सबक सिखा देता है। ऐसा ही कुछ ड्राइवर और उसके दोस्तों के साथ भी हुआ।
पहाड़ों में भी सैलाबी तबाही थमने का नाम नहीं ले रही। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश तबाही का नया ट्रेलर दिखा रही है। कांगड़ा जिले में उफनती लहरों ने एक पुल को तहस नहस कर दिया और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। और उसमें साफ साफ दिख रहा है कि खौफनाक लहरों के आगे पुल चंद सेकंड भी नहीं टिक सका। सैलाब आया और पुल का बड़ा हिस्सा टूटकर नदी में समा गया। तस्वीरों में देखिए नीचे कितनी खतरनाक लहरें बह रही है। सैलाब ब्रिज के पिलर से टकराता है। पिलर सैलाब की चोट सह नहीं पाता और बिखर जाता है। देखते ही देखते पुल का एक हिस्सा भी नदी में बह जाता है। ये तस्वीर हिमाचल के कांगड़ा जिले की है। चक्की नदी में इतना सैलाब आया कि पठानकोट से हिमाचल को जोड़ने वाला पुल ढह गया। पुल पुराना था तो इसमें वाहनों की आवाजाही बंद थी, लेकिन अब पैदल आने जाने वालों पर भी रोक लगा दी गई है। पंजाब के पठानकोट में चक्की दरिया का पानी उफान पर है। पुल के ऊपर से ट्रेन गुजर रही है और पुल के नीचे नदी किनारे कटान हो रहा है, जो किसी बड़े हादसे की ओर इशारा है। अब इस तस्वीर को देख लीजिए। जैसे जैसे ट्रेन की रफ्तार बढ़ रही है, पुल के नीचे से जमीन खिसक रही है। ये रेलवे पुल जम्मू और पठानकोट को जोड़ता है, जो महत्वपूर्ण मार्ग है। हाल ही में आई बाढ़ के कारण पुल के नीचे से मिट्टी खिसक रही है, जिसकी तस्वीर बेहद हैरान करने वाली है। जानकारी के मुताबिक रेलवे के कर्मचारी इस हालात पर नजर बनाए हुए हैं। ट्रेन गुजरने के साथ जिस तरह से पुल के नीचे कटाव तेज हो चुका है, ऐसे में ट्रेन की रफ्तार कम कर दी गई है, लेकिन ये किसी बड़ी अनहोनी की ओर इशारा है। दरअसल हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की वजह से नदी का जलस्तर बढ़ गया है। इससे पठानकोट के पास रेलवे पुल के नीचे मिट्टी का कटाव हो रहा है, जो पुल की संरचना को कमजोर कर सकता है। ऐसे में जरूरी है जल्द ही इस आफत का समाधान निकाला जाए। मौसम की मार से हिमाचल प्रदेश का हाल बेहाल है। सोलन में तेज बारिश के कारण नेशनल हाईवे पर पानी भर गया है और इससे हालात और बिगड़ गए हैं। इस दौरान कुछ लोग जान जोखिम में डालकर सफर करते दिख रहे हैं। ये कोई नदी का तांडव नहीं, बल्कि नेशनल हाईवे 105 है, जहां आसमान से बरसी आफत ने सड़क को तालाब बना दिया है। सोचे जिस रास्ते से रोज लोग गुजरते हैं, वहां आज हालात ऐसे हैं कि बुलडोजर तक को अपनी ताकत लगानी पड़ रही है, तब जाकर वो पानी को चीर कर निकल पा रहा है। ये देखिए, थार और कार सैलाब में आधी डूबी, लेकिन ड्राइवरों ने हार नहीं मानी। जान जोखिम में डालकर सड़क पार करने की हिम्मत दिखाई। पल भर को ऐसा लगा कि थार वहीं पानी में दम तोड़ देगी, लेकिन ड्राइवर की जिद और जज्बे के आगे सैलाब भी बेबस नजर आया। ये नजारा बता रहा है कि बरसात अगर बेकाबू हो जाए तो हाईवे तक नदी में बदल जाता है और जिंदगी हर पल मौत से मुकाबला करती है। पहाड़ी राज्यों में कुदरत का कहर जमकर देखने को मिल रहा है। इससे जम्मू कश्मीर भी अछूता नहीं है। बारिश के बाद नदियां ही नहीं, सड़कों पर भी सैलाब है, जिसमें कहीं कार बह रही है तो कहीं ऑटो डूबता नजर आ रहा है। देखिए, पानी का ये मंजर किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं है। हालात ये कि पूरा ऑटो इस सैलाब में डूब चुका है और शख्स अपनी जान दांव पर लगाकर इससे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। कभी ऑटो के अंदर घुसकर तो कभी बाहर से पूरी ताकत लगाकर, लेकिन पानी का दबाव इतना तेज था कि उसके लिए कुछ करना नामुमकिन हो गया। तभी मौके पर मौजूद शख्स ने हिम्मत दिखाई और मदद का हाथ बढ़ाकर उसे किसी तरह बाहर निकाला। अब ये देखिए, पानी के सैलाब में ये कार ऐसे बह गई जैसे किसी ने नदी में धकेल दिया हो। बहाव इतना ज्यादा कि कार ने जल समाधि ले ली और उसे बाहर निकालने के लिए क्रेन तक बुलानी पड़ी। रेस्क्यू टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद इस कार को बाहर निकाला और गनीमत ये रही कि हादसे के वक्त कार में बैठा इंसान किसी तरह बाहर निकल आया, वरना ये तस्वीर किसी और बड़ी त्रासदी का सबूत बन सकती थी। लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके में एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर नाले में गिर गई। ग्रीन कॉरिडोर के पास पहले कार ने स्कूटी सवार को टक्कर मारी और फिर नाले में जा गिरी, जिसका एक वीडियो भी आया। प्रेरणा स्थल चौकी के पास तेज रफ्तार टाटा सफारी गाड़ी अनियंत्रित होकर खुले नाले में गिर गई। बेकाबू कार ने पहले एक स्कूटी सवार को टक्कर मारी और फिर नाले में जा गिरी। स्कूटी सवार बुरी जख्मी हुआ है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि कार में सवार सभी लोगों बाल बाल बच गए। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। पुलिस घटना की जांच में जुटी है। ज़ी न्यूज़।